नमस्कार साथियों, आप सभी यह क्लास इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप सीईटी 10+2 आसानी से पास करना चाहते हैं और साथ में इसी वर्ष जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें बैठकर और अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम शानदार तरीके से सीईटी 10+2 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली क्लास हमारी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पक्का आता है एग्जाम के अंदर। कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि उसका स्तर जो है वो बहुत ईजी होता है, हर विद्यार्थी उसको कर लेता है, जिसका मेरिट वगैरह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी आ जाता है और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। तो अपन तीनों लेवल्स जो हैं उनको कवर करते हुए ये कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको अच्छे सा पढ़ाऊंगा, आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप एक पेपर और पेन अपने साथ में रखिए और इनमें से इंपॉर्टेंट मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि देखो मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने से एग्जाम्स नहीं निकलेंगी। पिछले 2 ढाई साल का अगर अपन पैटर्न देखें बोर्ड का या फिर आरपीएससी का, तो इनका पैटर्न ऐसा हो चुका है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी एग्जाम निकलेगी, अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे तो ही आपकी एग्जाम निकलेगी। अगर आप नया नया कंटेंट लाते जाएंगे, नया नया कंटेंट पढ़ते जाएंगे और आप कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कभी रिवीजन नहीं करोगे, तो आपसे एग्जाम नहीं निकल पाएगी। ये क्लास आप एज ए रिवीजन क्लास भी ले सकते हैं। मैं बिल्कुल फास्ट आपको रैपिड रिवीजन कराऊंगा। जहां आपको चीजें याद करवाने की आवश्यकता होगी वहां पर आसानी से आपको चीजें याद भी करवाऊंगा। चलिए चलते हैं, कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता की अवस्थिति अगर अपन देखें तो यह हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। नदी कौन सी नदी के पास में है? घग्गर नदी या सरस्वती नदी के पास में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है भाई काले रंग की क्या होती है? चूड़ियां होती हैं। इसके बाद इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सिंधु घाटी की यह तीसरी राजधानी कही गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की सभ्यता स्थल को कहा गया है? कालीबंगा को कहा गया है। ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तीसरी राजधानी सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसको बोला? कालीबंगा को। खोज की बातचीत करें तो 51-52 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उत्खनन देखें तो 61 से लेकर 69 तक बीबी लाल, बीके थापड़ और इनके सहयोगी के द्वारा 5 स्तरों के अंदर उत्खनन किया गया था। कालीबंगा के अंदर आपको ये 3 चीजें अच्छे से याद रखनी है, 5, 6 और 7। देखो 7 तो क्या मिली है? यहां से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 7 तो क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं। इनमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। 5 क्या है भाई? 5 स्तरों में उत्खनन हुआ है। और 6 क्या है? 6 भाई छेद वाली खोपड़ी मिली है, जिससे शल्य चिकित्सा के क्या मिलते हैं? हमको प्रमाण मिलते हैं। तो ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं कि 5 क्या है, 6 क्या है और 7 क्या है। 5, 6, 7। कई बार एग्जामिनर 5 और 7 वाला स्टेटमेंट है, इन दोनों को एक्सचेंज करके एग्जाम में दे देता है। बच्चे फंस जाते हैं और सवाल गलत करके आ जाते हैं। विशेष ध्यान रखना है, जो उत्खनन स्तर था वह 5 स्तरों का था और अग्नि वेदिकाएं जो है वो 7 मिली है, ना कि 5 मिली है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद समय की बातचीत करें तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक का इस सभ्यता का समय माना जाता है। चलिए अब इस सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखें तो यहाँ पर नगर जो है यह 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। इसके बाद लकड़ी की पकी हुई और ढकी हुई नालियों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। समकोण पर काटती हुई सड़कें, आप इसको ग्रिड पैटर्न भी कह सकते हैं। ग्रिड पैटर्न पर सड़कें बनी हुई हमें कहां से मिलती हैं भाई? कालीबंगा सभ्यता से मिलती हैं। समकोण पर जुते हुए खेत के एकमात्र साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं और एक साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। एक साथ 2 फसल उगाने का जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, ये हमें कहां से मिलता है भाई? कालीबंगा से ही मिलता है। प्रमुख फसलें इसमें देखें तो एक गेहूं है, जौ है और बाजरा है। कपास को यहाँ सीडन कहा जाता था। क्या कहते थे? सीडन कपास को कहा जाता था। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं और युग्म समाधियां मिली हैं। इसके बाद घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलकर पीछे जो गलियां होती थी, गलियों की तरफ घरों के मुख्य दरवाजे खुला करते थे। ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य जिस प्रकार से मैंने बताया, खोपड़ी मिली है जिसके अंदर कितने छेद हैं? 6 छेद हैं, जिसको शल्य चिकित्सा का क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह आजकल आप लोग बनाते हो स्वास्तिक चिन्ह, तो स्वास्तिक चिन्ह भी कहां से मिला? कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरे और ऊंट पालने का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। एक अपवाद है, उसको आप अच्छे से याद रखोगे। यहां से घोड़े, लोहा, मातृ देवी की मूर्ति व मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। कई बार एग्जामिनर यही स्टेटमेंट देता है कि कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। नहीं मिली है कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति। कालीबंगा से मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन स्वास्तिक चिन्ह जो है उसका अवशेष जरूर कालीबंगा से मिलता है। घोड़ा है,
और लोहा है, इनके अवशेष नहीं मिले। लोहे के अवशेष तो किसी भी रूप में नहीं मिले, क्योंकि लोहे की खोज की अगर अपन बातचीत करें तो 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी। उससे पहले लोहा जो है, लोहे के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले हैं, लोहे से लोग परिचित ही नहीं थे। तो ये साक्ष्य और विशेषताएं थी कालीबंगा के बारे में। फटाफट से इसको वापस रिवाइज करते हैं। कालीबंगा नदी घग्गर है, उपनाम देखें इसका काले रंग की चूड़ियां, दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता की इसको तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। अगर बातचीत करें खोज की, तो 51-52 के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खनन की बातचीत करें तो 1961 से लेकर 1969 तक बीबी लाल, बीके थापड़ और इनके सहयोगी द्वारा 5 स्तरों के अंदर उत्खनन किया गया था। टाइम पीरियड देखें 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का टाइम पीरियड रहा है। मुख्य मुख्य चीजें, नगर इसका 2 भागों में विभाजित था, लकड़ी की पक्की और ढकी हुई नालियां मिलती हैं, समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, समकोण पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और एक साथ 2 फसलें उगाने का एविडेंस भी कालीबंगा से मिलता है। फसलें देखें तो इनमें गेहूं है, जौ है और बाजरा है। कपास को किस नाम से बोलते थे? सीड नाम से पुकारते थे। 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की जो गलियां होती थी उनकी साइड जो घर के दरवाजे हैं ये खुला करते थे। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। 6 छेदों वाली एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह, बेलनाकार मोहरें और ऊंट पालने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन घोड़े के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चौथी सभ्यता जो कि बीकानेर के अंदर है, कहां पर है भाई? बीकानेर के अंदर है। इसकी खोज कब? 1953 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई और उपनाम इसको कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या होगा? चौथी सभ्यता बीकानेर। चलिए आगे देखते हैं। अब रंगमहल सभ्यता। अब चौथी सभ्यता के अंदर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं थे जिनको आपको याद करने की आवश्यकता है। आप रंगमहल सभ्यता देखेंगे, हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे ही है। टाइम पीरियड देख सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्खनन 1952 ईस्वी में हन्ना रीड जो कि स्वीडन के हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ था रंगमहल सभ्यता का। साक्ष्य देखें तो कुषाण शासक कनिष्क वन और कनिष्क थर्ड जो है, इनके क्या है मिले हैं? सिक्के मिले हैं। मूर्तियों पर श्री कृष्ण का अंकन कौन सी सभ्यता में मिला है भाई? रंगमहल सभ्यता के अंदर मिला है। बच्चों के खेलने की मिट्टी की पहिएदार गाड़ियां जो मिली हैं, ये भी रंगमहल सभ्यता में मिली हैं। चावल की खेती के प्रमाण रंगमहल सभ्यता में मिले हैं। गाय के मुख की आकृति वाले प्याले मिले हैं, ये भी कहां पे मिले हैं? रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर मिले हैं। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलिए अब हम इसके बाद में अगली सभ्यता देखते हैं जो कि पीलीबंगा सभ्यता। यह भी कहां पर है भाई? हनुमानगढ़ के अंदर है। अभी तक 3 सभ्यताएं हमने हनुमानगढ़ की, तीसरी सभ्यता हम हनुमानगढ़ की देखने जा रहे हैं। एक सभ्यता हमने बीच में बीकानेर देखी है, चौथी सभ्यता जिसको कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। पीलीबंगा सभ्यता जो है, नदी देखें तो सरस्वती, घग्गर नदी, नदियां वही सेम है। साक्ष्य देखें तो नाचते हुए पक्षी की मृण मूर्ति यहाँ पर मिली है, टेराकोटा मॉडल। पीपल वृक्ष और बाबा रामदेव मंदिर के साक्ष्य जो हैं कहां से मिले? पीलीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप ये फैक्ट जो है इसको अच्छे से याद कर लें। बाबा रामदेव मंदिर के साक्ष्य जो हैं राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? पीलीबंगा सभ्यता से मिले हैं, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, अगला है आपका गणेश्वर सभ्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनमें अधिकांश पेपर ऐसे हुए हैं जिनमें गणेश्वर सभ्यता से प्रश्न पूछा ही पूछा गया है। चलिए हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। कातली नदी, गणेश्वर सभ्यता वैसे देखें तो नीम का थाना सीकर में, और नदी कौन सी है भाई? कातली नदी के किनारे। खोज देखें तो 1972 के अंदर आरसी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल, आपको एग्जाम में कई बार आरसी अग्रवाल भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आरसी का मतलब, आर का मतलब रतन, सी का मतलब चंद्र, आप याद रखेंगे। 1978 में विजय कुमार, और समय देखें तो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय है। समय बहुत कम पूछते हैं एग्जाम्स में। अगर आप याद कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते तो इतना लोड लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य बिंदु अगर इसके अंदर देखें तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के अवशेष हमें कहां से मिलते हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं। पत्थर से निर्मित यहाँ पर भवन मिलते हैं, पत्थर से निर्मित मंदिर व पुल मिलते हैं। ईंटों का इनके अंदर कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। दोहरी पेचदार पिन मध्य एशियाई प्रभाव पता, इससे लगता है कि इसके ऊपर मिडल एशिया जो है उसका क्या है? प्रभाव है। दोहरी पेचदार एक इस प्रकार की पिन मिली है, कहां पर मिली है भाई? गणेश्वर में मिली है। उपनाम देखें इस सभ्यता का तो पुरातात्विक पुष्कर इसको कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। कृष्ण व गेरू रंग के मृद भांड, जिनको कृष्ण वर्गीय मृद भांड कहा जाता है, ये भी कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। कीमती पत्थरों से आभूषण जो बनाए गए हैं,
ये कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टियां जो है कहां से मिली हैं? गणेश्वर से। इसमें आपको 3 चीजें प्रमुख रूप से याद रखनी है गणेश्वर से। नंबर 1, इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नंबर 2, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिलता है। नंबर 3, तांबा गलाने की जो भट्टियां हैं ये कहां पर मिलती हैं? गणेश्वर सभ्यता में मिलती हैं। उत्खननकर्ता खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। अगली देखिए, नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट आपकी बैराट सभ्यता, कोटपुतली, बहरोड। जिस प्रकार से गणेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से समान रूप से बैराट सभ्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन नाम है इसका विराट नगर, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी है। नदी बाणगंगा नदी के किनारे है। खोज और उत्खनन की बातचीत करें तो 1837 के अंदर कैप्टन बर्ड, जिन्होंने बिजक डुंगरी से भाबरू शिलालेख की खोज की, और 71-72 के अंदर कार्लाइल, 36-37 के अंदर दयाराम साहनी, जो कि 1936-37 है, और फिर 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने क्या किया भाई? उत्खनन कार्य किया था। कहां पर किया था? बैराट सभ्यता के अंदर किया था। बैराट सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं, जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, वहां से बहुत बार सवाल पूछते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही पॉइंट मैंने डाला है कि यहां से बुद्ध की मूर्ति नहीं मिली है। याद रखना, एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाएगा कि बुद्ध की मूर्ति जो है वह बैराट सभ्यता से मिली है। ये गलत बात है। बैराट सभ्यता से बुद्ध की मूर्ति नहीं मिली है, और अवशेष मिले हैं, उनकी हम बातचीत करेंगे। मूर्ति कतई भी नहीं मिली है, ध्यान में रखना। मौर्यकालीन चमकीले बर्तन और मंदिर के अवशेष मिले हैं। पशु पक्षियों के ज्यामितीय अलंकरण चित्र और पत्थर की थालियां, संदूक। अशोक कालीन गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप मिले हैं, बौद्ध मठ मिले हैं। ये है बुद्ध से संबंधित बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ। महाभारत कालीन अज्ञातवास स्थल जो है वह भी कौन सा भाई? आपका बैराट। स्वास्तिक चिन्ह भी यहां से मिला है। कमेंट सेक्शन में बताओगे स्वास्तिक चिन्ह बैराट के अलावा राजस्थान में स्थित और कौन से सभ्यता स्थल से मिला है? जरूर बताओगे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, सूती कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं। एग्जाम के अंदर सवाल एज ए टीज पूछा हुआ है। 36 सूती कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं कहां से मिली हैं? कहां से मिली हैं भाई? बैराट सभ्यता से मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 36 में से 8 तो पंचमार्क हैं और 28 इंडो ग्रीक सिक्के हैं। पूर्ण शासक मिहिर कुल ने इसको क्या किया था? नष्ट किया था। ये भी आप क्या रखोगे भाई? याद रखोगे। तो ये मुख्य मुख्य बातें किसके बारे में थी? बैराट सभ्यता के बारे में थी। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगली सभ्यता है आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। नदी देखें तो आयड़ नदी है। समय देखें तो 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में इसका 600 वर्ष का इसका काल रहा है। आहड़ सभ्यता के उपनामों से बहुत बार सवाल पूछा जाता है तरह तरह के एग्जाम में, चाहे सीईटी 10+2 हो, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो, चाहे आपकी एलडीसी की एग्जाम हो। इस प्रकार के प्रश्न जो है आहड़ सभ्यता से काफी बार पूछे जा चुके हैं। आगाटपुर कौन सी सभ्यता का नाम है? धूलकोट कौन सी सभ्यता का नाम है? बनास संस्कृति कौन सी सभ्यता को बोला जाता है? महासतियों का टीला किस सभ्यता स्थल के लिए आया है? तो कौन से स्थल के लिए आया है? महासतियों का टीला आहड़ सभ्यता के लिए। खोज उत्खनन की बातचीत करें तो ए.के. व्यास भी कई बार एग्जाम में नाम दे देते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास की जगह तो आप याद रखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास ही कौन है? ए.के. व्यास है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। इसके बाद आगे देखो 1956 रतन चंद्र, और उसके बाद में 1961 एच.डी. सांकलिया और वी.एन. मिश्र के द्वारा। वीरेंद्र नाथ मिश्र इनका पूरा नाम है, वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखो, लेकिन साथ साथ में उनका जो पूरा नाम है वो भी आप कोशिश क्या करो कि वो भी आपके याद हो। अब इसके मुख्य बिंदु अगर अपन देखें तो काले लाल मृद भांड वो भी उल्टी तपाई पद्धति वाले मिलते हैं। एक घर से 6 चूल्हे मिलते हैं, 2-2 मुंह वाले 6 चूल्हे। 8 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं? आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। अनाज कोठी, जिनको गोरे या कोटा कहा जाता है ना, कहीं कहीं पर गोरे या कोठे भी लिखा हुआ होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक ही बात है, गोरे या कोठे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आहड़ सभ्यता के जो उपनाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गोरे व कोठे कहां से मिलते हैं। बिना हत्थे के जल पात्र, जिनसे जो जल पात्र है इनको देखकर लगता है कि इस सभ्यता स्थल के जो लोग थे उनका संबंध ईरान से जरूर होगा, चाहे व्यापारिक संबंध ही क्यों ना हो। सबको आभूषणों के सहित दफनाते थे। तांबे की कुल्हाड़ी व तांबा उपकरण इनका मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद कपास, जौ, बाजरा और चावल के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। टेराकोटा की एक बैल मूर्ति मिलती है जिसको बनासियन बुल कहा जाता है। तो इसमें 2 चीजें अच्छे से याद रखनी है, गोरे या कोठे और बनासियन बुल। कौन सी सभ्यता भाई? आहड़ सभ्यता, उदयपुर में।
चलिए, आहड़ सभ्यता उदयपुर के जो उपनाम हैं ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। अपोलो व त्रिशूल अंकित तांबे की मुद्राएं, नापतोल के बाट और मैल छुड़ाने का झावा, मैल उतारने को, यानी बी टाइम लोग साफ सुथरा रहता है, या सूगला कौन रहता, मैल माल तार के रहता। समझ गया बात? तो आड़ सभ्यता के बारे में सारी की सारी बात है। एग्जाम में प्रश्न आओगो, इतना समान में से आओगो, अच्छे से पढ़ लियो, अच्छे से रिवाइज करनो ही करनो है तान। बढ़िया प्रैक्टिस करो, शानदार वाली प्रैक्टिस करो, टेंशन को लेनी, फ्री माइंड होके पढ़ो। थाने इतनो अच्छो पोर्शन करवा दूंगा, इतनो शानदार तरीकों करा दूंगा, यूट्यूब पर थान कोई कुन करा रखा, और बिल्कुल फ्री में, और कन कोई चार्ज कौन लेने लाग रहा, बिल्कुल फ्री में करांगा। जब तो करवाऊंगा बतो ही अगर थे कर लियो तो थारी सीईटी आराम से निकलेगी और थे नौकरी लाग जाओगा। सीईटी होता ही आबकारी विभाग के अंदर भी जमादार ग्रेड सेकंड की बढ़िया वैकेंसी आवेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी बहुत शानदार वैकेंसी आवेगी। इसलिए सीईटी ना रकम कौन लेनी, अच्छे से पढ़ो। अन्य थे अभी तक थे जठे से भी पढ़ाओ, किस कड़े थे कोचिंग करियो, कोई थे नोट्स पढ़ा है, कोई थे किताब लाके पढ़ी है, कोई दिक्कत को नहीं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा हो, पढ़नी चाहिए। लेकिन अब वाकई वाकई मत लाग गया रहो, क्योंकि हकीकत है कि सिलेबस आज तक कोई कोई पूरा को हो, और ए चीजा में थाने एज ए रिवीजन पढ़ाने लाग रहे हो। फटाफट फटाफट पढ़ता जाओ, याद करते जाओ, वापस रिवाइज कर लो, वापस वीडियो देख लो। जितना ज्यादा रिवाइज करेगा उतना ज्यादा नंबर आवेगा। आप बात आज गांठ बांध के दिमाग के अंदर बिठा लो। अगला पॉइंट देखो, आड़ सभ्यता का पाछे है आपकी बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर। उत्खनन किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। इसके मुख्य बिंदु देखें तो यू आकार के चूल्हे यहां से मिलते हैं। 11-12 कमरों वाला एक दुर्ग नुमा मकान कहां से मिलता है? बालाथल सभ्यता उदयपुर से। कुष्ठ रोग के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलते हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बालाथल से मिलते हैं कुष्ठ रोग के। इसके बाद 500 ईसा पूर्व का हाथ से बुना हुआ एक कपड़ा भी मिलता है। मिट्टी का एक सांड मिलता है। पत्थर के फर्श और मकान है। कांच के आभूषण है, और ब्लेड व जली हुई हड्डियों के 5 क्या मिले हैं भाई? नर कंकाल मिले हैं। ब्लेड के साक्ष्य मिले हैं, और जली हुई जो हड्डियां हैं, जली हुई हड्डियों के नर कंकाल मिले हैं। कितने मिले हैं भाई? 5 नर कंकाल मिले हैं। चलो बताओ, देखें कमेंट सेक्शन में। कालीबंगा का जो उत्खनन है यह कितने स्तरों के अंदर किया गया था? कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ था? ऑप्शन आपके लिए 5 स्तरों में, ऑप्शन आपके लिए 7 स्तरों में। बताओ, देखें फटाफट से, चलो फटाफट से बताओ। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के लिए आ जाओ भाई, कोठारी नदी के किनारे है। उत्खनन देखें तो वीएन मिश्र और डॉक्टर लेंसनिक ने 3000 से 500 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता का समय माना जाता है। उपनाम आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा में आपकी बागोर सभ्यता को, जो कि कोठारी नदी के किनारे स्थित है। मुख्य बिंदु देखें, पशुपालन के साक्ष्य हैं, और 10.5 सेंटीमीटर छेद वाली एक सुई मिलती है, और 14 प्रकार के कृषि के यहाँ पर क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। आप मुख्य रूप से यही याद रखेंगे, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, इसका उत्खनन किसने किया था, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा जाता है? बागोर सभ्यता को कहा जाता है। गिलुंड सभ्यता बिल्कुल भीलवाड़ा के पास में, राजसमंद में। ताम्रयुगीन सभ्यता है मोडिया मगरी टीला, आप याद रखेंगे मोडिया मगरी टीला से किसको याद रखेंगे? गिलुंड सभ्यता को। उत्खनन बीबीलाल ने किया था 57-58 के अंदर। मुख्य बिंदु चकतेदार हरिण के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा से भी प्राचीन ये चित्र हमें कहां से मिलते हैं? गिलुंड सभ्यता से हिरण के चित्र मिलते हैं, जिसपे चकते बने हुए होते हैं, हिरण के चकतेदार चित्र मिलते हैं। अगला है सुनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू में कातली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सुनारी सभ्यता। अब देखो, ये मुख्य बिंदु है धोकनी युक्त लोहे की भट्ठी, यह लोह युगीन सभ्यता है सुनारी सभ्यता। आप अच्छे से इसको याद कर लोगे, लोह। और जो हमने पहले पढ़ी थी, जो कि नीम का थाना के अंदर थी, गणेश्वर, वो तांबे से संबंधित है। इसमें अनाज रखने के लिए बड़े बड़े, जो भंडार के लिए, भंडारण के लिए बड़े बड़े लोहे के जो बने हुए होते हैं, स्टोरेज जिनको बोलते हैं, तो वो कोठे मिलते हैं। और लोहे का प्याला जो है, लोहे का प्याला भी कहां से मिलता है भाई? सुनारी सभ्यता झुंझुनू से ही मिलता है। याद रखोगे, अनाज कोठा कहां से मिलता है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू से। लोहे का प्याला कहां से मिलता है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू से। टोकनीयुक्त लोहे की भट्टियां कहां पर मिलती हैं? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। ओजियाना सभ्यता बदनौर ब्यावर के अंदर है। उत्खनन बी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी ने 1999-2000 के बीच में किया था। मुख्य बिंदु ताम्रपाषाण और लोह युगीन रसोई घर यहां से मिलता है। कार्नेलियन के मनके मिलते हैं, फेयोन्स के मनके मिलते हैं, डिलक्स टाइप वेयर मर्द भांड यहां पर मिलते हैं, यानी कि थोड़े से प्रीमियम मर्द भांड यहां से मिलते हैं। तांबे की चूड़ियां कहां से मिलती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। अंगूठी और मादलिया कहां मिलते हैं? ओजियाना सभ्यता बदनौर ब्यावर के अंदर। अगला पॉइंट है लाछुरा सभ्यता भीलवाड़ा। आदो को तो पता ही नहीं है लाछुरा सभ्यता कहां थी, आज पता लग गया कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है। उत्खनन बी.आर. मीणा ने और एसी सारण, साथ में कंवर सिंह थे 1998 से 1999 के बीच में। आगे देखिए, मुख्य बिंदु
ललितासन, नारी मूर्ति, शुंगकालीन प्याले, तांबे की चूड़ियां, लोहे का चाकू, तांबे की चूड़ी अपन ने अभी जस्ट पीछे भी पढ़ी है। देखो अपन अपनी क्लासेस भी करते रहेंगे, साथ-साथ में आपको बीच-बीच में करंट अफेयर की जो क्लासें हैं, ये भी मिलती रहेंगी। आप करंट अफेयर भी अच्छे तरीके से तैयार करते रहना। अब अपन जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे एमसीक्यू भी करवाऊंगा, तो आप विशेष ध्यान देना। एमसीक्यू अपन जितने ज्यादा करेंगे और जितने कठिन-कठिन एमसीक्यू करेंगे, आप मान के चलना कि आप उतने ही ज्यादा सही ट्रैक पर हो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके सीईटी 10+2 में आप अच्छे परसेंटेज से इस एग्जाम को निकाल पाओगे, वरना निकाल ही नहीं पाओगे। अच्छे परसेंटेज की तो बहुत दूर की बात है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अच्छे एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला देखिए, जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बह रोड में साबी नदी के किनारे। कहा? साबी नदी के किनारे। मुख्य बिंदु लोहे गलाने की भट्टी। पहले भाई ये सभ्यता किसमें देखते थे अपन? जयपुर के अंदर देखते थे, लेकिन नया जिला बन गया तो अब कौन सा हो गया? कोटपुतली बह रोड अब जयपुर नहीं है। आगे देखो, मुख्य बिंदु है लोहे गलाने की भट्टी। कहां से मिलती है? जोधपुरा सभ्यता से मिलती है। रेड सभ्यता जो कि टोंक के अंदर, उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत का टाटानगर और केदारनाथपुरी ने भाई इसका उत्खनन किया था 38-40 में। 3075 आहत पंचमार्क के सिक्के मिलते हैं, शीशे की मुहर, 2-2 मंजिला भवन मिलते हैं, बंदर के खिलौने और गजमुखी यक्ष प्रतिमा। बंदर के खिलौने मतलब बंदर का आकार है खिलौनों का। गजमुखी यक्ष की प्रतिमा भी कहां से मिलती है? रेड सभ्यता टोंक से, जिसको प्राचीन भारत का क्या कहते हैं? टाटानगर कहते हैं। याद रखना, 3075 पंचमार्क आहत सिक्के कहां से मिले हैं? रेड से मिले हैं, टोंक से। नौ सभ्यता भरतपुर के अंदर आरसी अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। 1963 से लेकर 67 के बीच में इसका उत्खनन कार्य चला। मुख्य बिंदु देखें तो कुल्हाड़ी, चम्मच और पक्षी चित्रित क्या मिलती है? ईंट मिलती है। 1.5 सेंटीमीटर की एक यक्ष प्रतिमा मिलती है, जिसको जोख बाबा या कई जगह पर इसको जाख बाबा भी लिखा हुआ मिलेगा, जाख बाबा। तो आप ये दोनों नाम याद कर लें, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। गोरैया चिड़िया जो है इसका खिलौना मिलता है। कनिष्क और वासुदेव के काल के क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। कहां से मिलते हैं भाई? नौह सभ्यता भरतपुर से मिलते हैं। कहां से? नौह सभ्यता भरतपुर से मिलते हैं। उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने किया था। अगला पॉइंट देखें, जायल सभ्यता नागौर के अंदर। प्रकृति क्या है इसकी? ये पूरा पाषाण युगीन सभ्यता है। हस्त कुठार पत्थर का हथौड़ा कहां पे मिलता है? जायल के अंदर मिलता है। सुपालिया व काठोली गांव से मंदिर और मस्जिद के अवशेष मिलते हैं। अन्य स्थल देखें इसके आसपास, इंद्रगढ़, डीडवाना, भानगढ़, ठिकरिया, बूढ़ा पुष्कर और धेकरा। ये सारे के सारे स्थान जायल सभ्यता से संबंधित हैं। कुराड़ा सभ्यता पर्वतसर नागौर के अंदर। प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र, जिससे बताया जाता है कि ये जो पात्र है, तो इस सभ्यता के लोगों का संबंध ईरान से था। खुड़ी सभ्यता नागौर में। मुख्य बिंदु है नाली युक्त कटोरा। ये कहां से मिलता है? खुड़ी सभ्यता नागौर। तो ये नागौर की जो 2-3 सभ्यता है याद रखना। खुड़ी सभ्यता कहां है? नागौर के अंदर। कुराड़ा सभ्यता नागौर, क्योंकि इनमें इतना कुछ है नहीं याद करने के लिए, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता किस जिले के अंदर है। जायल सभ्यता नागौर के अंदर है। हो गया ये वाला सभी का। और एक और सभ्यता देखी थी अपन ने, बहुत नया सा नाम आया था, बताओ देखिए कौन सी थी? भीलवाड़ा के अंदर थी ना, लाछुरा। कौन सी? लाछुरा सभ्यता। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। तो सभी को क्लियर होगा। तो ये सभ्यताएं जो हैं, इतनी आपको सभ्यताएं याद करनी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी, उसमें अपन शिलालेख पढ़ेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख शिलालेख हैं और उन शिलालेखों से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, वो सारी की सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में जैसे अपन सिक्कों की क्लास ले आए, तो अपन सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई सभी है ना एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप ये चीजें कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी क्लास रोज आएगी, हम पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको पढ़ाएंगे। हम आपको इतना अच्छा मैटर करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ही हमारी क्लासेज में किसी प्रकार का कोई ऐड चलाया जाएगा कि भाई हमारा कोई कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कुछ ही नहीं है हमारे पास तो देने के लिए। आपको पीडीएफ भी नहीं है, सीधी सीधी बात यही है। तो पीडीएफ आप लोग मांगना भी मत, हम पीडीएफ नहीं देंगे, क्योंकि हम आपसे मेहनत करवाना चाहते हैं। अगर मेहनत नहीं करवाना चाहते तो बस यही बटन है, ये रहा क्यूआर कोड। मैं यहाँ क्यूआर कोड पे क्लिक करूंगा, आपके लिए यहाँ क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, ये पीडीएफ आप डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल के अंदर। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक कारण है। और वो वैज्ञानिक कारण यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है पीडीएफ सिर्फ फोन में डाउनलोड करके रखते हैं, ना तो उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, ना ही उसको पढ़ते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो विद्यार्थी वास्तव में इसे जो मैटर है, छोटा सा मैटर है, इतना बड़ा है भी नहीं। इस पूरे मैटर को अभी तक वो एक पेज के अंदर लिख भी चुके होंगे। आप मेरे कहने से एक बार, ये 19 पेज की पीपीटी है, और ये देखो
इस 19 पेज के पीपीटी में कुछ पेज तो ऐसे हैं, लाइन ही 4 लिखी हुई हैं। तो एक बार आप इनको खुद अपने हाथ से लिख के देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएँगी अच्छे तरीके से, पक्का हो जाएँगी। एक-एक बार आप लिख के देख लेना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट क्लास के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ये भी ज़रूर बताएँ। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू।